स्वागत है दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय पढ़ा। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं की क्या खास खास बातें हैं, उन चीज़ों पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की रचना और उसकी विशेषताएं। बात करें अगर मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं की, तो आपको खूब अच्छे से पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में नाम आता है पद्मावत का। पद्मावत, अखरावट, अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा। एक है कहरनामा और एक है मशलनामा। मशलनामा, एक है कान्हावत और एक है भैया चित्ररेखा। चित्ररेखा। मलिक मोहम्मद जायसी की कुल इतनी ही रचनाएं हैं, यानी कि कुल रचनाओं की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 रचनाएं। इन 7 रचनाओं में ये जो 3 रचना आप देख रहे हैं, एक पद्मावत हो गया, एक अखरावट हो गया और एक आखिरी कलाम हो गया। इन 3 रचनाओं से सबसे ज्यादा प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम सभी को पढ़ेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि इतना कठिन नहीं है कि हम इस चीज़ों को अच्छे से समझ ना सकें। आपको समझना क्या है कि पहले तो आपको इसका नाम याद करके रखना। आपको पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत, चित्ररेखा। 2-3 बार पढ़ेंगे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मशलनामा, कान्हावत और चित्ररेखा। 1-2 बार पढ़ेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे पद्मावत के विषय में। किसके विषय में भैया? पद्मावत के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। बात करें पद्मावत की, पद्मावत, तो पद्मावत की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है भैया कि पद्मावत एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह हिंदी का प्रथम अवधी भाषा का महाकाव्य है। किसका? अवधी भाषा का। एक तरफ से पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले बात करें लेखक की, तो लेखक तो आपको पता ही है। लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, दूसरी विशेषता इसकी क्या भैया?
तो दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता इसकी है वो ये है कि यह हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना गया है। यह हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। महाकाव्य है। वास्तव में मलिक मोहम्मद जायसी ने खुद ही इस बात को स्वीकारा है कि मैंने पद्मावत जो लिखा उसका एकमात्र कारण मेरी खुद की पब्लिसिटी यानी प्रसिद्धि रही। जब मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा तो लोगों ने उनसे पूछा, भाई पद्मावत को लिखने के पीछे आपका मूल तथ्य क्या है, मूल कारण क्या है? तो उन्होंने स्वयं ही इस बात को स्वीकारा था कि मैंने जो पद्मावत लिखा है वो मैंने खुद अपनी ख्याति और प्रसिद्धि के लिए लिखा है, कि लोग मुझे जाने, इसके लिए मैंने लिखा है। ठीक है। तो यदि पूछा जाए पद्मावत के लेखक कौन है, तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और ये रचना जो है यह हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। इसकी जो समय सीमा है वो 1540 है। समय क्या है? 1540 ईस्वी। अब एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, इसमें मैंने 3 डेटें आपको अभी तक बताई हैं। 1500 ईस्वी में तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ, और 1500 में उनका जन्म हुआ, और 1540 में उन्होंने पद्मावत लिखा, और इसी के 2 साल के बाद यानी 1542 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 3 डेटें आपको याद करके रखनी है। 1500 में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ, 1540 में पद्मावत लिखा, और 1542 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो 1500, 1540 और 1542। ठीक है। 3 डेटा आपको याद करके रखनी है। इसके जो नायक हैं, राजा रत्नसेन, है। और नायिका की बात करें तो इसमें नायिका 2 हैं। एक तो पद्मावती स्वयं है, और दूसरी राजा रत्नसेन की जो प्रथम पत्नी है नागमती, वो है। अर्थात पद्मावती व राजा रत्नसेन की प्रथम पत्नी नागमती। कौन भैया? नागमती। तो इसमें एक तो नागमती और एक ये पद्मावती, 2 इसमें नायिकाएं हैं। ठीक है। पूछे नायक कौन है, तो नायक राजा रत्नसेन है। नायिका कौन है, तो नायिका नागमती है। ठीक है। विधा पूछे, विधा तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ये क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य। अगर इसमें आपसे खंड पूछ ले वो, या फिर आपसे सर्ग पूछ ले, या फिर आपसे समय पूछ ले, तो कितने हैं? 57। 57। कितने हैं? 57। बात समझ में है भैया?
यानी आपसे पूछा जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत और चित्ररेखा। जिसमें हम लोग पद्मावत पे इस समय चर्चा कर रहे हैं। और पूछा जाए पद्मावत के लेखक कौन है, तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। यह हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। यह कब लिखा गया, तो यह 1540 ईस्वी में लिखा गया। इसके नायक कौन है, तो नायक राजा रत्न सेन है। इसकी नायिका रानी पद्मावती और राजा रत्न सेन की जो प्रथम पत्नी नागमती है वो है। इसकी विधा क्या है, तो इसकी विधा महाकाव्य है। आपसे इसमें खंड पूछे, सर्ग पूछे या फिर आपसे समय पूछे तो 57 है। कितने हैं? 57, 57। इसकी जो भाषा है वह ठेठ अवधी है। क्या भैया? ठेठ अवधी। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं इसके आगे की चीजों की चर्चा आपसे करता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए भैया इसका आप। चीजें स्पष्ट हैं? यदि कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर सूचित करें। चलिए बात करें इसके भाषा की। इसकी जो भाषा है वो ठेठ अवधी है। ठेठ अवधी। अब ठेठ अवधी का भी कारण क्या है? ठेठ अवधी का कारण यह रहा कि ये प्रतापगढ़ परिक्षेत्र की बात है ना। ये जायस के खुद रहने वाले हैं। ये जायस हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ये अयोध्या हो गया। ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र किसका है? अवधी भाषा क्षेत्र है। ये अवध प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो ये अवध प्रदेश के अंतर्गत आने के कारण, और वो भी अवध प्रदेश के ही थे, इसीलिए इनकी जो भाषा रही वो क्या रही? अवधी रही। क्या रही भैया? अवधी रही। ठीक है। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि यह अवधी भाषा में लिखा पहला 12 मासा काव्य है। यह अवधी भाषा में लिखा लिखा पहला 12 मासा काव्य है। 12 मासा काव्य है। बारहमासा काव्य है। आपने बारहमासा काव्य के विषय में इसके पहले की रचनाओं में भी पढ़ा। जब मैं आदिकालीन रचनाओं की बात कर रहा था तो आदिकालीन रचना में मैंने आपको बीसल देव रासो पढ़ाया था, और बीसल देव रासो में सबसे पहले बारहमासा काव्य का प्रयोग किया गया। ध्यान से समझना मेरी बात। जब आपसे पूछा जाए कि बारहमासा काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया या किस काव्य में किया गया है, तो बीसल देव रासो में किया गया है। फिर पूछा जाए कि वह प्रथम महाकाव्य कौन सा है अवधी भाषा का वह प्रथम महाकाव्य कौन सा है जिसमें बारहमासा काव्य का प्रयोग किया गया, तो वो है पद्मावत।
और अवधी भाषा में सबसे पहले बारहमासा काव्य का शुभारंभ किसने किया? तो मलिक मोहम्मद जयसी ने किया। देखिए, वहां भी प्रथम है, यहां भी प्रथम है, लेकिन प्रथम में दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि जब आपसे पूछे कि बारहमासा काव्य का प्रारंभ सबसे पहले महाकाव्यों में किसके द्वारा किया गया, तो बीसल देव रासों में। बीसल देव रासो किसकी रचना है? किसकी रचना है? नरपत नाले जी की रचना है। नरपत नाले जी के द्वारा किया गया। और अवधी भाषा में बारहमासा काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत में किया गया। अब देखो, इसमें जो पद्मावत में आप देख रहे हैं बारहमासा काव्य, इसमें बारहमासा काव्य का जो प्रयोग किया गया वो किस माह से किया गया है? तो इसमें बारहमासा काव्य का प्रयोग जो किया गया है वो आषाढ़ महीने से किया गया है। पद्मावत में पद्मावत में बारहमासा काव्य का शुभारंभ आषाढ़ मास से हुआ है। मास से हुआ है। और बीसल देव रासों में कार्तिक मास से हुआ है। यहां आषाढ़ मास से हुआ और वहां कार्तिक मास से हुआ है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? विभेद समझते रहिए भैया। पढ़ने का तरीका क्या है? विविधता का गुण होना चाहिए। आप किसी भी चीज को पढ़िए तो बहुत अस्पष्ट पढ़िए। आपने बहुत ढेर सारा पढ़ लिया लेकिन अस्पष्ट कुछ भी नहीं पढ़ा, सब बेकार है। कम पढ़ो लेकिन एकदम अस्पष्ट पढ़ो, जिससे कि पेपर में आए तो निसंदेह भाव से, एकदम निसंकोच भाव से तुरंत टिक करो कि नहीं यही सही है। पता चला आपने ढेर सारा पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ, तो दिक्कतें आ जाएगी। एकदम स्पष्ट पढ़िए। भले समय तो लगेगा, वैसे भी समय लगेगा, समय दीजिए, चीजों को स्पष्ट पढ़िए भैया, स्पष्ट पढ़िए। जब तक आप स्पष्ट पढ़ेंगे नहीं तब तक आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसका जो आंगी रस है वो आंगी रस कौन सा है? तो इसका आंगी रस श्रृंगार रस है, ठीक है? आंगी रस कौन सा है? श्रृंगार रस। आंगी रस, श्रृंगार रस। आंगी रस क्या है? श्रृंगार रस। लेकिन यहां भी ध्यान से समझिएगा कि पद्मावत का आंगिक रस श्रृंगार रस इसलिए है क्योंकि राजा रत्नसेन, नागमती और पद्मावती, इन तीनों का जो प्रणय संबंध रहा वो इसमें बताया गया है। लेकिन अंत आपको खूब अच्छे से पता होगा, जिसका अवसान जो होता है वो शांत रस के साथ होता है। राजा रत्नसेन की भी मृत्यु हो जाती है, मार दिए जाते हैं। नागमती को अपनाने की कोशिश खिलजी करता है और ये भी अग्नि में कूद करके अपने प्राण दे देती हैं। तो इसका अंत बड़ा ही दर्दनाक हुआ है। तो इसलिए इसका जो अवसान है, इसके अवसान में कौन सा रस है? शांत रस है। इस ग्रंथ के अवसान में अर्थात समाप्ति में कौन सा रस है? शांत रस है। इस ग्रंथ के अवसान में, अवसान माने होता समाप्ति,
में शांत रस है। शांत रस है, ठीक है। आपसे आंगी रस पूछेगा तब तो श्रृंगार कह देना, किंतु इसका समापन जो हुआ, इसका अंत जो हुआ है वो किस रस के साथ हुआ है? तो शांत रस के साथ हुआ है। किस रस के साथ भैया? शांत रस के साथ हुआ है। अगर पूछा जाए मलिक मोहम्मद जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो हेतु प्रक्षा अलंकार इनका प्रिय अलंकार है। जायसी का प्रिय अलंकार प्रिय अलंकार प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है प्रिय अलंकार, किसका? जायसी जी का। ठीक है, बात समझ में आई भैया? शैली दोहा चौपाई शैली, शैली इसकी क्या भैया? दोहा चौपाई शैली, दोहा चौपाई शैली। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। आपसे पूछा जाए कि जो पद्मावत रचना है उस पद्मावत रचना की भाषा क्या है, तो ठेठ अवधी है। क्या भैया? ठेठ अवधी है। यह अवधी भाषा में लिखा गया पहला 12 मासा काव्य है। पद्मावत में 12 मासा काव्य का जो शुभारंभ हुआ है वो आषाढ़ मास से हुआ है। पद्मावत का जो आंगी रस है, मूलभूत रस है, प्रधान रस है, वो क्या है? श्रृंगार रस है। लेकिन इस ग्रंथ का जो समापन होता है, अवसान होता है, अंत होता है, वो किस रस के साथ होता है? शांत रस के साथ में होता है। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनका प्रिय अलंकार कौन सा है? हेतु प्रेक्षा अलंकार। जाहिर सी बात है, जब इनका प्रिय अलंकार हेतु प्रेक्षा अलंकार है तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में जिस अलंकार का प्रयोग हुआ है वो कौन सा अलंकार रहा होगा? हेतु प्रेक्षा अलंकार रहा होगा। बात समझ में आई? इसकी शैली क्या रही? तो दोहा चौपाई शैली, अर्थात इसमें दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग करते हुए पद्मावत का लेखन कार्य किया गया है। ठीक है, चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग इसके आगे की चीजों की चर्चा करेंगे आपसे। वास्तव में ये जो पद्मावत है, इस पद्मावत के अंतर्गत मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। किस शैली का? मसनवी, अर्थात दोहा चौपाई तो छंद शैली है, लेकिन दोहा चौपाई छंद शैली के साथ साथ इसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। क्योंकि आपको खूब अच्छे से पता है, यदि किसी भी सूफी काव्य की शुरुआत की जाती है तो शुरुआत में यदि उस समय के जो गुरु हैं उनकी चर्चा की जाए, हजरत मोहम्मद साहब की चर्चा की जाए या वंदना की जाए, है ना, या उस समय के जो बादशाह हैं उन बादशाह की चर्चा की जाए, उनकी वंदना की जाए, और फिर जब काव्य का लेखन कार्य किया जाता है तो यह शैली ही क्या है? मसनवी शैली। तो इसमें मसनवी शैली का ही प्रयोग किया गया है। पद्मावत में मसनवी शैली का प्रयोग करते हुए
प्रयोग करते हुए मसनवी शैली का प्रयोग करते हुए अल्लाह हजरत मोहम्मद साहब, अल्लाह अल्लाह हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब उनके चारों मित्रों, उनके चारों मित्रों मित्रों साहे वक्ता शेरशाह सूरी, साहे वक्ता शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और सामायिक गुरु और सामायिक गुरु व पीरों की वंदना की गई है। पीरों की वंदना की गई है। बात समझ में आई? यही तो मसनवी शैली है। मैंने आपसे कहा कि मसनवी शैली के अंतर्गत ही या तो अल्लाह की वंदना हो, या तो हजरत मोहम्मद साहब की वंदना हो, या उन्हीं के साथ उनके जो चार शिष्य हैं, उन चारों शिष्य नहीं मित्र हैं, उन मित्रों की चर्चा हो। उस समय का जो तात्कालीन बादशाह हो उसकी वंदना हो। तो आपको पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के समय दिल्ली का जो बादशाह था वो बादशाह कौन था? शेरशाह सूरी था। तात्कालीन बादशाह शेरशाह सूरी था। तो उसकी भी प्रशंसा इसमें की गई है। और उसकी प्रशंसा के साथ साथ उस समय के जो गुरु थे उन गुरुओं की भी प्रशंसा की गई, उनकी वंदना की गई, उनकी पूजा आराधना की गई, और जो पीर थे उनकी भी वंदना की गई। और इनकी वंदना करने के बाद में फिर पद्मावत का शुभारंभ किया गया। तो जब अल्लाह का, हजरत मोहम्मद साहब का, उनके चारों मित्रों का, उस समय के तात्कालीन बादशाह का, उस समय के गुरु का, उस समय के जो पीर हैं उनकी जब वंदना करते हुए किसी भी काव्य ग्रंथ का लेखन कार्य किया जाता है तो उसी को हम मसनवी शैली कहते हैं। और पद्मावत में भी जायसी के द्वारा इस मसनवी शैली का ही प्रयोग किया गया है। बात समझ में आई? दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने पद्मावत की जो हस्तलिखित प्रति है उसको फारसी अक्षरों में लिखी मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की
हस्तलिखित, पद्मावत की हस्तलिखित प्रति। कहने का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि जो पद्मावत है, उस पद्मावत की जो हस्तलिखित प्रति है, उसकी जो भाषा है वो कौन सी भैया? फारसी है। फारसी अक्षरों में लिखा गया है। फारसी अक्षरों में लिखा गया है। लिखा गया है, ठीक है। जो प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये प्रसिद्ध पंक्ति मैंने अलंकार के अंतर्गत भी आपसे लिया था, अलंकार के अंतर्गत भी मैंने इसको पढ़ाया था, और रस के अंतर्गत भी मैंने इसको पढ़ाया था, ठीक है। प्रमुख पंक्ति, प्रमुख पंक्ति। प्यू सो कह्यों संदेशना हे भौरा हे काग। हे भौरा हे काग। सोधन बिरही जरमुई सो धन बिरही जरमुई तेहिक तेहिक धुआं मोहि लाग। धुआं मोहि लाग। तेहिक धुआं मोहि लाग। अब प्यूसो कहू संदेशना हे भौरा हे काग, सोधन बिरही जरमुई तेहिक धुआं मोहि लाग। ये पद्मावत का ही अंश है। इसमें जो नायिका है, वो नायिका इस भौरे को और इस कौवे को संदेशवाहक, अपना दूतवाहक बनाते हुए अपने प्रियतम के पास संदेश क्या भेज रही है? वो संदेश भेज रही है कि प्यूसो कहू संदेशना, हे भौरे और हे कौवे, तुम, प्यू माने प्रियतम, मेरे प्रियतम से जाकर के ये संदेश कह देना। कौन सा संदेश? ये संदेश कह देना कि सोधन बिरही जरिमुई, सोधन बिरही जरिमुई, कि तुम्हारी यादों में जो तुम्हारी बिरहणी थी, तुम्हारी जो प्रेमिका थी, तुम्हारी जो प्रियसी थी, वो तुम्हारी यादों में जल करके मर चुकी है। जब वो जल रही थी तो उसके शरीर से उठने वाला जो धुआं था, उस धुएं का प्रभाव क्या पड़ा कि उस धुएं के प्रभाव में हम लोग आ गए, भौरा और कौवा आ गया, और वो धुआं उनके शरीर को लग गया। किसको? कौवे को और भौरे को लग गया। और कौरे और जो भौरे हैं और कौवे हैं वो क्या हो गए? काले हो गए। और तभी से वो आज तक काले हैं। अब वही तो दिया ना, तेहिक धुआं मोहि लाग। और वही बिरहाड़ी के शरीर से उठता हुआ धुआं हम लोगों को लग गया और हम लोग काले हो गए। बात समझ में आई? अब आप कल्पना करो, क्या यह संभव है कि धुएं के लगने से कोई व्यक्ति काला हो जाए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए? तो अब इसमें कौन सा अलंकार हो रहा है, उस अलंकार को आपको बताना है। क्या बताना है? अलंकार बताना है इसका, किसमें कौन सा अलंकार है।
ठीक है, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न इसका यह है कि आपको इसमें रस बताना है। क्या बताना भैया? रस बताना है। किसमें कौन सा रस है, अर्थात इस काव्यगत पंक्ति में कौन सा अलंकार है और कौन सा रस है, इन दोनों की चर्चा आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप जब भी कमेंट करते हैं उस कमेंट को हम जरूर देखते हैं और उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया आप इन दोनों के दोनों प्रश्नों का जवाब दें। यदि इसका अलंकार नहीं पहचान पाते हैं तो आप अलंकार वाला भाग जरूर देखें। मैंने उदाहरण के माध्यम से अलंकार को स्पष्ट किया है। यदि आप रस की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने इस पंक्ति को लिखकर इसके रस का भी स्पष्टीकरण किया है पिछली वीडियो के अंतर्गत, तो कृपया आप उसे जरूर देखें और कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में इसका प्रत्युत्तर दें। मैं कमेंट बॉक्स में ही इसका जवाब आपको दूंगा, ठीक है। तो आप जरूर इस पर कमेंट करें। आगे हम लोग देखेंगे पद्मावत में जो पात्रों का प्रतीकार्थ है वो क्या है, क्योंकि आपको खूब अच्छे से पता है। ये तो समझ में आ गया ना। इसमें समझना यही इतना है कि वास्तव में जो पद्मावत है उसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि इसकी जो मूल प्रति है उसमें फारसी अक्षरों का प्रयोग किया गया है। और पीयूषो कहूँ संदेशना है भौरा है काग, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिपिबद्ध है और ये पद्मावत का अंश है, ठीक है। आपको एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होगी कि वास्तव में जो ये पद्मावत लिखा गया है, पद्मावत ही क्या जितने भी सूफी काव्य लिखे जाते हैं उन सूफी काव्यों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसका दो अर्थ निकलता है। एक तो सामान्य अर्थ जो हम आप समझ पाते हैं, एक उसका दूसरा भी अर्थ निकलता है। क्योंकि सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए उन काव्यों में प्रतीकार्थ अर्थ उनका बताया गया है। अर्थात उसमें तो एक हम ये समझ लेते हैं कि नायक नायिका, वहां पर नायक नायिका जो हैं वो वास्तव में आत्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम को दर्शाते हैं। जो अर्थ हम आप समझ पाते हैं वो उसका वास्तविक अर्थ नहीं होता है। उसका जो वास्तविक अर्थ होता है सूफी काव्यों का, वह दूसरा अर्थ निकलता है। उसका दूसरा अर्थ क्या निकलता है? आत्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम को उसमें चित्रित किया गया होता है, ठीक है। तो इसमें भी अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है। तो इसमें प्रतीकार्थ के रूप में कौन कौन है? पद्मावत के जो पात्र हैं उनका प्रतीकार्थ अर्थ क्या है, ठीक है। पद्मावत के पात्रों का प्रतीकार्थ सबसे पहले चित्तौड़। इसमें जो चित्तौड़ है उसका जो प्रतीकार्थ अर्थ है वो क्या है भैया? वो शरीर है। क्या है? शरीर है। शरीर है। और जो सिंघल द्वीप है वो क्या है? तो वह हृदय है। उसे कवि ने क्या माना है? तो उस सिंघल द्वीप को कवि ने हृदय माना है। उसमें जो राजा रत्नसेन है, रत्नसेन, इनका प्रतीकार्थ अर्थ जो है वो क्या है? मन है। क्या भैया? मन है। जो पद्मावती हैं वो बुद्धि का प्रतीक है और जो नागमती हैं वो दुनिया का प्रतीक है। पद्मावती
और नागमती। ये दो कौन है इसमें? ये दोनों नायिकाएं हैं। कौन भैया? ये दोनों नायिकाएं हैं। इसमें ये जो है ये बुद्धि का प्रतीक है। किसका? बुद्धि का प्रतीक है। और ये जो है ये दुनिया का प्रतीक है। दुनिया का प्रतीक है। ठीक है। इसमें हीरामन नामक एक तोता है। हीरामन तोता, यह प्रतीक है गुरु का। किसका? गुरु का प्रतीक है। और एक इसमें राघव चेतन है। राघव चेतन यह शैतान का प्रतीक है। किसका भैया? शैतान का प्रतीक है। और इसका जो प्रतिनायक है वो कौन है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। ये अलाउद्दीन जो है ये क्या है भैया? माया है। क्या है? माया है। इसकी कहानी तो आपको खूब अच्छे से पता ही होगी। अगर नहीं पता है तो थोड़ी सी शार्ट में इसकी कहानी आप सुन लीजिए। वास्तव में पद्मावत जो है, पद्मावत का नायक राजा रत्नसेन है और नायिका जो है वो नायिका पद्मावती और नागमती है। या इसमें नायक है और ये दोनों इसमें क्या है? नायिकाएं हैं। इसमें होता क्या है, इसका मूल जो है वो मैं आपको बताता हूं। एक बार होता क्या, राजा रत्नसेन जो है अपनी पहली पत्नी नागमती से किन्हीं कारणों से नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के वो चित्तौड़ नगरी को छोड़ करके दूर चले जाते हैं। जब वो नागमती को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, उनको छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, उनका मन वहां नहीं लगता है, तो वो चलते जाते 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 वो पहुंचते कहां? जंगल में पहुंच जाते हैं। और जिस जंगल में, जिस बगीचे में वो पहुंचे रहते हैं, उस बगीचे में पहले से ही एक हीरामन नामक तोता रहता है। ये जो हीरामन नामक तोता है, इस हीरामन नामक तोते ने ही राजा रत्नसेन से रानी पद्मावती की खूबसूरती का चित्रण करता है, खूबसूरती के विषय में बताता है। कौन? यह हीरामन नामक तोता बताता है। और जब राजा रत्नसेन हीरामन तोते के द्वारा रानी पद्मावती के रूप लावण्य की कथा को सुनते हैं, उसके अप्रतिम सुंदरता को जानते हैं, तो जब वो सुन रहे होते हैं तो सुनते सुनते ही जो राजा रत्नसेन होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पद्मावती बेहद खूबसूरत थी। आपको पता है इतिहास में 3 ऐसे चेहरे हुए हैं जिन्होंने प्रकृति के नियम तक को बदल दिया है। एक पद्मावती है, एक ध्रुव स्वामिनी है और एक कुंती है। ये 3 ऐसे चेहरे इतिहास में हुए हैं जिन्होंने प्रकृति के शाश्वत नियम को बदलने की सामर्थ्य रखी है। बहुत सारे युद्ध करवा दिए हैं। कुंती के विषय में यहां तक कहा जाता है कि एक बार सूर्य की निगाह कुंती पर पड़ जाती है और सूर्य स्वयं अपने निश्चित समय को भूल जाता है और 5 मिनट के लिए डूबता है। तो समझ सकते हैं कितनी खूबसूरत रही होंगी कुंती। और ठीक वैसे ही पद्मावती के विषय में समझिए आप। पद्मावती इतनी खूबसूरत रहती हैं कि पद्मावती के रूप लावण्य की चर्चा जब हीरामन नामक तोता करता है राजा रत्नसेन से, राजा रत्नसेन उनकी सुंदरता के विषय में सुनते सुनते ही बेहोश हो जाते हैं। बाद में जब पद्मावती से मिलने के लिए राजा रत्नसेन बगीचे में पहुंचते हैं, जिस बगीचे में वो टहलने के लिए आया करती थी, तो जब उस बगीचे में पहुंचते हैं तो अभी इनको एक प्रथम दर्शन में देख ही रहे थे, मतलब देख भी नहीं पाए, ठीक से देख भी नहीं पाए, आंख भर के देख भी नहीं पाए और देखने से पहले ही बेहोश। कल्पना करिए कितनी खूबसूरत रही होंगी वो। तीसरी बार अलाउद्दीन खिलजी ने भी जब सुना कि जो पद्मावती हैं बेहद खूबसूरत हैं, तो उसी उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी पहुंचता कहां है? चित्तौड़ पहुंच जाता है राजा रत्नसेन के पास।
और उनसे निवेदन करता है कि आप जो है पद्मावती को दिखा दीजिए। लेकिन पद्मावती को राजा रत्नसेन तो दिखाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन राजा रत्नसेन के ही दरबार में दो वीर सेनानी भी रहा करते थे। एक था गोरा और एक था बादल। ये दो वीर सेनानी जो थे वो कहां रहते थे? चित्तौड़ में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? राजा रत्नसेन के दरबार में रहते थे। तो गोरा और बादल की कथा आपने जेठमल जी की पढ़ी होगी। तो गोरा और बादल जो है वो विरोध करते नहीं, महाराज ऐसा ना करिए, क्योंकि जो पद्मावती हैं वो आपकी पत्नी है और आपकी पत्नी होने के साथ साथ वो चित्तौड़ का स्वाभिमान भी हैं, हम राजपूतानाओं का वो गौरव हैं, और हम अपने गौरव को किसी के समक्ष यूं उपस्थित नहीं कर सकते हैं। हम नहीं दिखा सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। तो राजा रत्नसेन कहते हैं तुम लोग मूर्ख हो, तुमको कुछ नहीं पता है, राजनीति में ये सब होता है, राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, देखने दीजिए। तो जब वो नहीं मानते हैं तो ये जो दोनों वीर सेनानी होते हैं, जब इनको डांट देते राजा रत्नसेन, तो ये बेचारे छोड़ करके उसी समय राज्य को जंगल चले जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने सामने से दिखाने की बात नहीं की, कहा हम दिखाएंगे जरूर लेकिन सामने से नहीं दिखाएंगे। तो उसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई कि एक बड़ा सा सरोवर खोदा गया, सरोवर के में जो है, और ये कमरे में खड़ी थी, कमरे के सामने एक शीशा था, शीशे का प्रतिबिंब सरोवर में पड़ रहा था, और सरोवर में जो प्रतिबिंब बन रहा था उस प्रतिबिंब को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था। और जैसे ही उसने सरोवर में अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के स्वरूप को देखा, तुरंत बेहोश, इतनी खूबसूरत थी वो, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती पर आसक्त हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी राजा रत्नसेन को बंदी बना लेता है, और बंदी बना करके वो पहुंचता कहां है? दिल्ली लेके चला जाता है, क्योंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो था वो उसका भी वहां पर आधिपत्य था, ऐसा कहानी में बताया गया है। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो राजा रत्नसेन के सामने ये शर्त रखता है कि पद्मावती को आपको दिल्ली भेजना पड़ेगा, हमारे पास भेजना पड़ेगा, तब मैं तुमको जीवन दान दूंगा, अन्यथा मैं तुमको मार दूंगा। इसके आगे की जो स्टोरी है वो इस गोरा और बादल की कथा में दी गई है। होता क्या है कि गोरा और बादल को जब ये पता चलता है कि रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी बुला रहा है, तो पद्मावती जो है अनुनय विनय करती हैं, उनको मनाती हैं, गोरा और बादल को बुला के लेके आती है अपने राज दरबार में, कहती है बहुत बड़ा संकट आ गया, राजा रत्नसेन को बंदी बना लिया गया है और अलाउद्दीन खिलजी मुझे अपने यहाँ बुला रहा है, तो अगर तुम लोग नहीं चलोगे तो जो राजपूताना की मर्यादा है, गरिमा, वो भंग हो जाएगी। तो ये जब सुनते हैं गोरा और बादल तो वो कहते नहीं, ठीक है आप राजमहल पहुंचिए, मैं जो है राजा रत्नसेन को छुड़ा करके लेके आऊँगा। फिर वो लोग राजा रत्नसेन को छुड़ाने के लिए गोरा और बादल जाते हैं, और वो अलाउद्दीन के यहाँ जब पहुँचते हैं तो एक योजनाबद्ध तरीके से पहुँचते हैं। वो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी से कि जो पद्मावती वो स्वयं भी आएंगी और अपने आने के साथ साथ जो है वो ढेर सारी सखियों के साथ आपसे मिलने के लिए आएंगी। फिर एक योजना बनती है कि एक डोली बनती है, डोली में जो क्या कहते हैं गोरा और बादल होते हैं वो डोली में बैठते हैं, और जो एक लोहार बैठता, सारी कहानी आपने खूब अच्छे से सुना होगा। आगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हमारे पास में है, इसलिए उसके आगे की चर्चा हम लोग फिर कभी किसी क्लास के अंतर्गत कर लेंगे। इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इनकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं और भी हैं, ये तो समझ में आ गया ना। इसमें जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ वो हृदय का प्रतीक है, सिंगल द्वीप जो है चित्तौड़ जो है शरीर का प्रतीक है, सिंघल द्वीप जो है वो हृदय का प्रतीक है, राजा रत्नसेन मन के प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, नागमती क्या है? दुनिया का प्रतीक है, और हीरामन तोता जो है गुरु का प्रतीक है, राघव चेतन जो है वो शैतान का प्रतीक है, और अलाउद्दीन खिलजी कौन है? वो माया का प्रतीक इसमें बताया गया है, ठीक है। पद्मावत के अलावा भी इनकी जो रचनाएं हैं, मैंने आपको बताया कि पद्मावत, उसके बाद में अखरावट है। अखरावट इनकी जो रचना है उसमें इन्होंने अपने वर्ण सिद्धांत को बताया, अर्थात जो हिंदी की वर्णमाला है वो हिंदी की वर्णमाला के आधार पर इन्होंने वर्ण सिद्धांत को बताया है, ठीक है। तो अगली रचना का नाम क्या भैया? अखरावट। अखरावट
ये जो अखरावट है भैया, इस अखरावट ग्रंथ में इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, इस ग्रंथ में जायसी ने वर्ण सिद्धांत के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति की बात की है। इस ग्रंथ में वर्ण सिद्धांत के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति की बात की गई है। सृष्टि की उत्पत्ति की बात की है। उत्पत्ति की बात की है। दूसरी बात इसमें बताई गई है, इस ग्रंथ में जायसी ने आध्यात्मिक विचारधारा का प्रदर्शन किया है। इस ग्रंथ में जायसी ने आध्यात्मिक विचारधारा दर्शन है। आखिरी कलाम और ये जो आखिरी कलाम है भैया, इस आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन, इस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया गया है। और कयामत के वर्णन के साथ साथ इसी ग्रंथ में बाबर की प्रशंसा की गई है। प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा भैया? बाबर की प्रशंसा की गई है। यानी कि आपसे पूछा जाए अखरावट की क्या खास बात है, तो इस ग्रंथ में वर्ण सिद्धांत के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति की बात की गई है। सृष्टि की उत्पत्ति की बात की गई है तथा इसी ग्रंथ में जायसी के जो आध्यात्मिक विचारधारा है जायसी की, उसका इसमें चित्रण देखने के लिए मिलता है। और जो भैया इनकी जो दूसरी रचना है आखिरी कलाम, उस आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन मिलता है और कयामत के वर्णन के साथ साथ इसमें बाबर की प्रशंसा भी देखने के लिए मिलती है। दोनों प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की वो रचना कौन सी है जिसमें कयामत का वर्णन मिलता है, तो आखिरी कलाम है। और वो रचना भी कौन सी है जिसमें बाबर की प्रशंसा की गई है, तो वो रचना भी कौन सी है भैया? आखिरी कलाम ही है। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें।
ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इनकी अन्य के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, पहले समझा करिए और जो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट के बेसिस पर आप बाद में नोट्स बना लिया करें, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अगला है भैया चित्ररेखा। चित्ररेखा यह एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। लघु काव्य है। लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। ठीक है? दूसरी विशेषता इसकी क्या है? इसमें चित्ररेखा व कुंवर प्रीतम की प्रणय गाथा का वर्णन है। इसमें नायिका चित्ररेखा व कुंवर प्रीतम के प्रणय संबंधों की चर्चा की गई है। अगली रचना इनकी भैया कहरनामा। कहरनामा इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। वर्णन है। इसमें जो भैया ये आध्यात्मिक शब्द दिया गया है, अगर व्याकरणिक दृष्टिकोण से इसके विषय में हम समझें तो इसमें अध्यात्म में इक प्रत्यय लगा है। जब आप अध्यात्म में इक प्रत्यय लगाते हैं तब बनता क्या है? आध्यात्मिक बनता है। आपसे पूछा जाए आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। और आध्यात्मिक शब्द में मूल शब्द क्या है? अध्यात्म है। क्या भैया? अध्यात्म। ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे वैज्ञानिक है, ठीक वैसे ही आध्यात्मिक है। क्या है? प्राथमिक है, आध्यात्मिक है, वैज्ञानिक है ना? ये सारी चीजें। अगली रचना है भैया मसलनामा। मसलनामा, ये जो मसलनामा है इसमें ईश्वर भक्ति का चित्रण, इसमें ईश्वर भक्ति का चित्रण, ईश्वर भक्त का चित्रण किया गया है। और अगला है कान्हावत।
इसमें जायसी ने कृष्ण गाथा का वर्णन किया है। कृष्ण गाथा का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया भैया? कृष्ण गाथा का वर्णन किया है। कहने का मतलब जो चित्ररेखा है, उस चित्ररेखा की खास बात यह है कि यह एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। इसमें जो नायिका चित्ररेखा है, नायिका चित्ररेखा और जो इसका नायक है वो कुंवर प्रीतम है, इनके प्रणय संबंधों की चर्चा की गई है। जो कहरनामा है उसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। जो मसलनामा है उसमें ईश्वर भक्ति की चर्चा की गई है। और जो कान्हावत उसमें जायसी जी ने कृष्ण गाथा का वर्णन किया है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग अगली क्लास के अंतर्गत करेंगे। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे, लेकिन विराम देने से पहले आपसे निवेदन करते हुए जा रहे हैं कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।